Hello guys, welcome to Study Master. This is the series of Indian Polity. ये हमारी फंडामेंटल राइट्स की पार्ट थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हम आगे के फंडामेंटल राइट्स को कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हमारा आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में डिवाइड है। आर्टिकल 23 इज प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 23 ये प्रोहिबिट करता है कि हमारी किसी भी तरह की ट्रैफिकिंग ह्यूमन बींग्स को लेकर या फिर इस तरह की कोई दूसरी फॉर्म है या कोई फोर्स्ड लेबर को ज़बरदस्ती एम्प्लॉय कर रहा है लेबर्स को, छोटे चिल्ड्रंस को, तो वो चीज़ें हमारी आर्टिकल 23 में प्रोहिबिट है। अब हम देखते हैं कि ट्रैफिकिंग का मतलब क्या है। ट्रैफिकिंग मीन्स कि किसी भी तरह का सेलिंग या फिर बाइंग ऑफ मैन, वुमेन और चिल्ड्रन। ठीक है, किसी भी सामान की तरह अगर हम किसी पर्सन को खरीद या बेच रहे हैं वो हमारा क्या होगा, ट्रैफिकिंग हो गया। पर ये आर्टिकल 23 में मना है। इस तरह का हम कोई भी काम अगर करते हैं तो हम क्या है, पनिशेबल है अकॉर्डिंग विद द लॉ। या फिर किसी भी तरह की ट्रैफिकिंग हो रही है वुमेन्स की, चिल्ड्रंस की, ठीक है, उन्हें खरीदा या बेचा जा रहा है किस प्रोफेशन में इन्वॉल्व करने के लिए, प्रोस्टिट्यूशन के काम में लगाने के लिए, या फिर कोई आपको फोर्स कर रहा है स्लेवरी करने के लिए, कोई आपको बंधुआ मजदूर बना रहा है, तो ये सारी ही क्या चीज़ें हैं, आर्टिकल 23 में प्रोहिबिट की गई है। इस तरह की एक्ट्स को पनिश करने के लिए हमारी पार्लियामेंट ने एक एक्ट निकाला था, दैट इज इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। अब ये आर्टिकल किस किस को अवेलेबल है, ये दो चीज़ों को अवेलेबल है, दैट इज हमारे सिटीजन्स को भी और हमारे नॉन सिटीजन्स को भी। ये आर्टिकल प्रोवाइड करता है किसी भी इंडिविजुअल को एक राइट, ना कि सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट पर किसी प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट भी ये उसे हक देता है कि वो इस चीज़ को रोक सकता है, प्रोहिबिट कर सकता है। ना कोई स्टेट, ना कोई गवर्नमेंट उस ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कर सकती है, ना कोई प्राइवेट पर्सन किसी पर्सन को फोर्स लेबर में लगा सकता है या फिर ट्रैफिकिंग के काम में लगा सकता है। पहले के हमारे इंडियन सिस्टम में क्या होता था, जितने भी लोकल ज़मींदार होते थे वो ज़्यादातर क्या करते थे, अपने जो उनके टेनेंट्स होते हैं, जो उनके मजदूर होते हैं, उनको फोर्स करते थे बॉन्डेड लेबर के लिए, ठीक है, या फिर उनको लीगली तरीके से उनको फंसा लेते थे कि अगर आपने हमारा काम नहीं किया तो आपको इतनी पेनल्टी लगेगी या आपके ऊपर इतना इंटरेस्ट होगा कि आपकी आने वाली पुश्तें भी उसको चुका नहीं पाएंगी। इस तरह के जितने भी एक्ट्स थे वो इस आर्टिकल 23 ने अब क्या कर दिए, प्रोहिबिट कर दिए। इस चीज़ के रिगार्डिंग हमारी पार्लियामेंट ने काफ़ी सारे लॉज निकाले, जैसे कि बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 एंड इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 वर मेड। ये सारे तरह के एक्ट्स हमारी पार्लियामेंट ने लगाए ताकि इस चीज़ को सिक्योर किया जाए कि कोई भी ज़मींदार या कोई भी जो रिच पर्सन है वो किसी गरीब को एज अ लेबर या फिर किसी मैन वुमेन को ट्रैफिकिंग के काम में फोर्सफुली ना लगा सके। अब आर्टिकल 23 इस चीज़ के लिए कुछ एक्सेप्शन प्रोविजन प्रोवाइड करता है। वो क्या है, वो ये कहता है कि स्टेट के पास पावर है, क्या वो कर सकता है, एक कंपल्सरी रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है किसी सर्विस पे, किस चीज़ के लिए, किसी पब्लिक पर्पस के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि मिलिट्री सर्विस होगी, सोशल सर्विस होगी, और उस चीज़ के लिए स्टेट बाउंड नहीं है कि वो उनको पे करेगा या फिर नहीं करेगा, वो उनको पैसे नहीं दे सकता। इस चीज़ को ऐसे समझते हैं, सब इस टाइम पे क्या हो रहा है, कोविड-19 का पेंडेमिक फैला हुआ है। सपोज अब क्या है, देश को ज़रूरत पड़ती है कि हमारे पास हेल्थ वर्कर ज़्यादा होने चाहिए, तो पार्लियामेंट के पास पावर है, स्टेट के पास पावर है कि वो कोई ऐसा नियम लेके आ सकती है, ऐसा रूल लेके आ सकती है कि भाई जितने भी घर हैं उसमें से एक पर्सन एज अ हेल्थ वर्कर काम करेगा ही करेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, हम ये नहीं कह सकते कि सरकार हमें फोर्स लेबर कर रही है। ठीक है, ये सरकार के पास पावर है और ये आर्टिकल 23 हमें क्या दे रहा है, एक एक्सेप्शन दे रहा है कि गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी पब्लिक पर्पस के लिए, किसी पब्लिक वेलफेयर के लिए कंपल्सरी सर्विस इम्पोज कर सकती है, चाहे वो मिलिट्री सर्विस के लिए हो, चाहे वो सोशल सर्विस के लिए हो। ठीक है, और इसके लिए सरकार बाध्य नहीं है कि वो आपको पे करेगी कि नहीं करेगी।
अब ये जब वो सर्विस इम्पोज कर रही है, कह रही है कि आपको कंपलसरी सर्विस देनी पड़ेगी, तो इसमें क्या है, स्टेट को ये अलाउड नहीं है कि वो कोई डिस्क्रिमिनेशन करे। किसके बेसिस पे? रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन करे कि आप इस रिलीजन के हैं तो आपको सोशल सर्विस तो करनी ही पड़ेगी, या फिर आप इस कास्ट के हैं तो आपको मिलिट्री सर्विस कंपलसरी देनी पड़ेगी। तो ऐसा करने का अधिकार सरकार के पास नहीं है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 24, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा। आर्टिकल 24 ये कहता है कि कोई भी चाइल्ड, कोई भी चिल्ड्रन जिसकी एज 14 ईयर्स से नीचे है, ठीक है, वो किसी भी फैक्ट्री, किसी भी माइन या फिर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें जान का खतरा हो, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, रेलवे वर्क हो गया, वहाँ पे इन बच्चों की एम्प्लॉयमेंट नहीं की जा सकती। वो इस चीज़ को क्या कर रहा है, प्रोहिबिट कर रहा है। बट ये आर्टिकल कह रहा है कि अगर कोई हार्मलेस या कोई इनोसेंट वर्क है, वहाँ पे इस चीज़ का प्रावधान नहीं है, मतलब इस चीज़ को ये आर्टिकल प्रोहिबिट नहीं कर रहा, वहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। इस तरह की एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट करने के लिए भी काफ़ी सारे एक्ट्स, लॉज लाए गए, जैसे कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938, फिर आया फैक्ट्री एक्ट 1948, माइंस एक्ट 1952, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, बीड़ी एंड सिगार वर्कर एक्ट 1966 और कई तरह के इस तरह के एक्ट्स हमारे पार्लियामेंट ने बनाए, जिसमें ये कहा गया कि इस तरह के चिल्ड्रन जो कि छोटी उम्र के हैं, उनको ऐसे हजार्डस और ऐसी जानलेवा जगहों पे काम करने की मनाही है, उनको प्रोहिबिट किया गया। अब 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, डायरेक्ट किया कि आप एक वेलफेयर फंड बनाइए। कौन सा वेलफेयर फंड? चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड, जिसमें लिखा गया या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि जो भी एम्प्लॉयर है, जो भी मालिक है, अगर वो कोई ऐसे बच्चे जिसकी उम्र 14 साल से कम है उसको एम्प्लॉय कर रहा है, उसको काम पे रख रहा है, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। क्या मिलेगी? उसको 20,000 पर चिल्ड्रन, मतलब जितने उसने ऐसे बच्चे एम्प्लॉय किए हैं उतने ही उस हर एक बच्चे पर उसको 20,000 का फाइन लगेगा। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डायरेक्ट किया कि ये जो वेलफेयर फंड है ये क्या काम करेगा, ये बच्चों के न्यूट्रिशन और उसकी एजुकेशन और उसके हेल्थ के लिए इम्प्रूवमेंट भी ये वेलफेयर फंड देखेगा। अब 2005 में एक और एक्ट आया, दैट इज कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट। इस एक्ट ने कहा, इसने प्रोवाइड किया कि आप एक नेशनल कमीशन बनाइए और स्टेट कमीशन बनाइए, नेशनल और स्टेट लेवल पे 2 कमीशन बनाइए जो क्या काम करेंगे, चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। और ये क्या करेंगे कि जितने भी चिल्ड्रन के मामले हैं या चिल्ड्रन के खिलाफ कोई भी एक्सप्लॉयटेशन की जा रही है, उनकी स्पीडी ट्रायल होगी, उनकी सुनवाई जल्द से जल्द होगी, ताकि चिल्ड्रन के राइट्स को कोई भी वॉयलेट ना कर सके। 2006 में गवर्नमेंट ने चिल्ड्रन की एम्प्लॉयमेंट को बैन कर दिया। अब गवर्नमेंट ने कहा कि आप किसी भी बच्चे को एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट या फिर अपने बिजनेस में काम करने के लिए, जैसे होटल में काम करने के लिए, ढाबा, रेस्टोरेंट, फैक्ट्रीज, किसी स्पा, टी शॉप में काम करने के लिए एम्प्लॉय नहीं कर सकते। जैसे लोग अपने घरों में काम करने के लिए छोटे छोटे बच्चों को रख लेते हैं, वो सारे ही काम अब गवर्नमेंट ने बैन कर दिए थे। किसी भी तरह की एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन के लिए उन्होंने अब बैन कर दी गई थी। अब हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट 2016। जो हमारा चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 था, उसको अमेंड करके ये हमारा चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 आया है। ये अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है? इसने एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन को प्रोहिबिट किया। कौन सी एज के लिए? 14 साल के जितने भी बिलो एज बच्चे हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट को इसने प्रोहिबिट कर दिया। पहले जो प्रोहिबिशन था वो क्या था? 18 ईयर्स के लिए था। अब ये क्या हो गया? 14 ईयर्स के लिए। पहले के एक्ट में कहा गया था कि जो 18 ईयर से नीचे के बच्चे हैं उनको किसी भी हजार्डस सिचुएशन में या हजार्डस ऑक्यूपेशन में आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते। इस एक्ट में कहा गया कि 14 से नीचे उम्र के जितने भी बच्चे होंगे उनको आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते। जो हमारा पहले वाला एक्ट था
उसमें लिखा गया था कि आपको प्रोहिबिशन कितनी ऑक्यूपेशंस पे है, 18 ऑक्यूपेशन एंड 65 प्रोसेसेस उसमें दिए गए थे जिसमें आप चाइल्ड को एम्प्लॉय नहीं कर सकते। बट इस अमेंडमेंट एक्ट ने कहा कि जितने भी ऑक्यूपेशन होंगे और जितने भी प्रोसेसेस होंगे, सारे ऑक्यूपेशन सारे प्रोसेसेस में 14 साल से कम के बच्चों को आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते। अब इस केस में पनिशमेंट क्या रखी गई, इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 मंथ टू 2 ईयर्स, 6 महीने से लेके 2 साल तक आपको जेल हो सकती है, या फिर आपको 20,000 से लेके 50,000 तक का फाइन हो सकता है, या फिर ये दोनों ही सजाएं आपको एक साथ हो सकती है। अगर आप यही वाला अपराध दोबारा करते हैं तो आपकी सजा बढ़ के 1 साल से लेकर 3 साल तक भी की जा सकती है। तो ये था हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक दिया हुआ है। पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 25, दैट इज फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 कहता है कि सारे पर्सन्स इक्वली एंटाइटल है, मतलब सब इक्वली हकदार है किस चीज़ के, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस के, द राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन। अब इसके वर्ड्स देखते हैं। पहला है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, वो क्या चीज़ है, इट मीन्स आपकी इनर फ्रीडम, किसी इंडिविजुअल की इनर फ्रीडम कि वो अपने भगवान को कैसे पूजना चाहता है, उनकी पूजा कैसे करना चाहता है, या वो अपने भगवान से कैसे कनेक्ट करना चाहता है, ये उसका एक इनर फ्रीडम है। वो जैसे मर्जी चाहे अपने भगवान की पूजा करे, उनके साथ कनेक्ट करे। कोई भी धर्म गुरु आके उनको ये नहीं सिखा सकता कि भाई ऐसे पूजा करो, या फिर मूर्ति पूजन करो, या फिर किसी फोटो की पूजा करो, तब जाके आपकी पूजा कंप्लीट होगी। ठीक है, ये है हमारा फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। नेक्स्ट इसमें बोला गया है राइट टू फ्रीली प्रोफेस। इट मीन्स आप क्या कर सकते हैं, आप फ्रीली और ओपनली ये सबको कह सकते हैं कि मैं इस रिलीजन से बिलोंग करता हूँ और मैं इस रिलीजन के बिलीव्स को मानता हूँ, या फिर मैं भगवान को नहीं मानता, या मैं एथीस्ट हूँ। ठीक है, ये आपके पास राइट है, आप फ्रीली ओपनली इस चीज़ को डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर हमारा आता है प्रैक्टिस। इट मीन्स अपने रिलीजियस वर्शिप करने के लिए, हमें अपनी पूजा पाठ करने के लिए अगर कोई रिचुअल करना हो, कोई सेरेमनी करना हो जिससे हमारे बिलीफ, हमारे आइडियाज़, ठीक है, रिलीजियस बिलीफ है जो सबको पता लग रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज़ का हमारे पास क्या है, राइट है। सपोज लाइक एग्जाम्पल, लोग पाठ करते हैं, कुछ कीर्तन वगैरह रखवाते हैं जिससे हमारे धर्म के बारे में लोगों को पता लगता है, तो ये हमारा राइट है कि अगर हमें कोई पूजा करनी है तो उसके लिए हम कोई भी रिचुअल सेरेमनी कर सकते हैं, दैट इज राइट टू प्रैक्टिस। फिर आता है प्रोपगेट, राइट टू प्रोपगेट। इट मीन्स अगर आप लोगों में एक बात कह रहे हैं या अपनी रिलीजन के बारे में दूसरे लोगों को बता रहे हैं कि हमारे रिलीजन में ऐसे होता है, हमारे ऐसे बिलीव्स हैं, और यही बातें उनको बताते हुए अगर आप उनको ये मनवा लेते हैं कि आप भी हमारे धर्म को ज्वाइन कीजिए, हमारे रिलीजन को ज्वाइन कीजिए, तो हमारे पास ये राइट है, हम ऐसा कर सकते हैं। बट अगर आप किसी दूसरे पर्सन को फोर्सफुली अपने रिलीजन को ज्वाइन करवाने के लिए कह रहे हैं, या कोई लालच दे के उनको कह रहे हैं कि हमारा रिलीजन ज्वाइन कीजिए, तो ये क्या है, गलत है, ये आपके राइट में इंक्लूड नहीं है। किसी को ट्रांसमिट करना मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करना कि हमारा रिलीजन ऐसा है, अगर इसके अकॉर्डिंगली कोई अपने आप ही आपका रिलीजन ज्वाइन कर रहा है तो वो इस फ्रीडम के अंदर इंक्लूड है, दैट इज प्रोपगेट रिलीजन। अब ये राइट आगे कहता है कि दीज राइट आर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजन रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स। इसकी कुछ एक्सेप्शन है किसके रिगार्डिंग, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, इन चीज़ों का हमारी क्या है, आपकी फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन या प्रैक्टिस या प्रोपोगेशन से कोई भी इफेक्ट या नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आगे स्टेट के पास भी कुछ पावर है या स्टेट परमिट है किस चीज़ के लिए, वो कोई भी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और कोई भी सेक्युलर एक्टिविटी जो कि आपकी रिलीजियस प्रैक्टिस के साथ रिलेटेड है, उसको क्या कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है, या फिर उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। ठीक है, या फिर जो भी कोई रिलीजियस एक्टिविटी है जो क्या कर रही है, सोशल वेलफेयर, ठीक है, या फिर कोई रिफॉर्म कर रही है, जैसे कि हमारा कोई हिंदू रिलीजन का इंस्टीट्यूशन बनाया गया है किसी भी क्लासेस के लिए,
और हमारी हिंदू सेक्शन के लिए, जिसमें कहा गया है कि आप किसी भी क्लास को बिलोंग करते हैं या फिर हिंदू सेक्शन को बिलोंग करते हैं तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन चीज़ों के लिए हमारी स्टेट के पास क्या है, पावर है। अब आर्टिकल 25 में दो और चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। फर्स्ट थिंग क्या है, वो कहते हैं कि अगर आप कृपान को कैरी कर रहे हैं, ठीक है, जो सिख रिलीजन में मानते हैं, तो वो क्या है, वो हम ये उसमें इंक्लूड करेंगे, ये सिख रिलीजन का प्रोफेशन है कि वो अपने सिख रिलीजन को प्रोफेस करने के लिए, उसको डिक्लेयर करने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ इसमें इंक्लूड है। सेकेंड थिंग क्या है कि जो हमारा वर्ड है हिंदूज, हम इसमें सिख, जैन और बुद्धिस्ट, इन तीनों चीज़ों को क्या इंक्लूड करके मान रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 26, दैट इज फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। आर्टिकल 26 कहता है कि हर रिलीजियस डिनोमिनेशन की कुछ फॉलोइंग राइट्स हैं। अब वो क्या राइट्स हैं? पहला राइट है राइट टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। उनका राइट है कि वो कोई भी इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं या उसको मेंटेन कर सकते हैं जहाँ पे उनके रिलीजन या उनके रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस को सॉल्व किया जाता है। दूसरा, वो उनके पास राइट है कि वो जो अपने रिलीजन के मैटर हैं वो अपने तरीके से अपने अफेयर्स को डील कर सकते हैं। थर्ड, उनके पास ये राइट है कि वो किसी भी मूवेबल और इनमूवेबल प्रॉपर्टी को या तो ओन कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, उसको अक्वायर कर सकते हैं ताकि वो अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, कोई पब्लिक प्लेस है तो वहाँ पे क्या किसी कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन ने क्या किया, अपने प्रचार के लिए कोई कैंप लगाने के लिए वो गवर्नमेंट से एक्वायर कर ली। अब हर मंथ वहाँ पे जो उनका कैंप लगता है वहाँ पे उनकी रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है। तो ये उनका राइट है कि कोई भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को वो ओन और एक्वायर कर सकते हैं और उस प्रॉपर्टी को वो अकॉर्डेंस विद द लॉ के साथ एडमिनिस्टर कर सकते हैं कि लॉ के मुताबिक जैसे जैसे उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए जो भी उनके राइट बनते हैं, ये राइट भी उनके पास है। हमारा जो आर्टिकल 26 है ये गारंटी करता है किसके राइट्स को, रिलीजियस डिनोमिनेशन के राइट को गारंटी करता है। और जो हमारा आर्टिकल 25 था पहले वाला, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, ये किस चीज़ को गारंटी कर रहा था, ये राइट ऑफ इंडिविजुअल्स को गारंटी कर रहा था। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जो आर्टिकल 26 है ये कलेक्टिव फॉर्म में किसी के रिलीजन को, उसकी फ्रीडम को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब ये दोनों ही राइट्स जो कि आर्टिकल 25 में लिखे गए हैं और राइट अंडर आर्टिकल 26, ये क्या है, कुछ सब्जेक्शन के अकॉर्डिंग आते हैं। अब वो क्या है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ, इन चीज़ों को, इन राइट से अफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई नेगेटिव अफेक्ट नहीं होना चाहिए। आगे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन को ये 3 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। अब देखते हैं कौन सी ये 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन वो कह रहा है इट शुड बी अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव अ सिस्टम ऑफ बिलीफ डॉक्ट्रिन्स विच दे रिगार्ड एज कंड्यूसिव टू देयर स्पिरिचुअल वेलबींग। वो कहता है जो ये डिनोमिनेशन है ना, ये ग्रुप होना चाहिए, इंडिविजुअल का कलेक्शन होना चाहिए जिनके पास एक खुद का बिलीफ है, एक खुद के विचारधारा है, ठीक है, जो कि वो दूसरों की वेलबींग के लिए, स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट कहता है कि एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, सारे ग्रुप की एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए और इस ऑर्गेनाइजेशन का एक अलग नाम होना चाहिए, अलग पहचान होनी चाहिए। अब इस 3 कंडीशन को, ये क्राइटेरिया को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि विद इन हिंदू रिलीजन जो हमारे रामाकृष्ण मिशन और आनंद मार्गा है, ये दोनों है क्या है, रिलीजन डेनोमिनेशन है, मतलब ये दोनों रिलीजन इंस्टीट्यूशन है। और जो हमारा औरोबिंदो सोसाइटी है ये कोई रिलीजन इंस्टीट्यूशन नहीं है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 27, दैट इज फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। आर्टिकल 27 ये कहता है कि कोई भी पर्सन को हम कंपेल नहीं कर सकते, उसको मजबूर नहीं कर सकते कि आप टैक्स पे कीजिए ताकि हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन को या फिर उसके इंस्टीट्यूशन को प्रमोट कर सकें। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारी स्टेट है, जो भी हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, वो हमारा पब्लिक पैसा जो उसने टैक्स के द्वारा कलेक्ट किया है, उस चीज़ को किसी भी रिलीजन के प्रमोशन या उसके मेंटेनेंस के ऊपर खर्च नहीं कर सकती।
ये प्रोविजन प्रोहिबिट करता है, सरकार को रोकता है किस चीज़ से, किसी भी एक धर्म को फेवर करने से, उसको सपोर्ट करने से ये उस पर रोक लगाता है। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा टैक्स है वो क्या है, सारे धर्मों को मेंटेन करने के लिए, उसकी प्रमोशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, बट किसी एक धर्म को फेवर या सपोर्ट करने के लिए यूज़ हम नहीं कर सकते। अब ये प्रोविज़न हमें कोई भी तरह का टैक्स लगाने से तो मना कर रहा है कि आप कोई टैक्स नहीं लगा सकते किसी पर्टिकुलर रिलीजन की प्रमोशन के लिए, बट ये फीस लगाने से मना नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि फीस लगाने का पर्पस क्या है, उसकी इंस्टीट्यूशन की मैनेजमेंट करना, उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना, ना कि उस रिलीजन को प्रमोट करना। इसीलिए कह रहे हैं कि जो फीस है वो हम लगा सकते हैं, ताकि जो वहाँ के श्रद्धालु हैं उनको कोई स्पेशल सर्विस दी जा सके, या फिर कोई सेफ्टी मेजर्स दिए जा सकें, या फिर जो वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरीके से हो सके। नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल 28, दैट इज फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। आर्टिकल 28 कहता है कि कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस मीन किसी भी धर्म के बारे में कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन या उसका प्रमोशन नहीं किया जा सकता किसी भी ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो कि पूरी तरीके से क्या स्टेट फंड से मेंटेन है। स्टेट फंड से जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चल रहा है वहाँ पे कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकती। आपके पास ये फ्रीडम है कि आप उस चीज़ को मानने से मना कर सकते हैं। फिर वो कहता है कि ये प्रोविजन कहाँ पे अप्लाई नहीं है, ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो चला तो स्टेट रहे हैं, एडमिनिस्टर तो स्टेट कर रहा है, बट उसकी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ने की है, किसी ट्रस्ट ने की है, ठीक है। उस केस में ये वाला प्रोविजन हमारा अप्लाई नहीं होता है। इसमें हम कह रहे हैं कि कोई भी पर्सन जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अटेंड कर रहा है जिसमें क्या है, स्टेट या तो उसको रिकॉग्नाइज कर रही है या फिर उसमें अपना पैसा लगा रही है, ठीक है। उस इंस्टीट्यूशन में अगर कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या कोई वर्शिप के बारे में बताया जा रहा है तो वो क्या है, बिना उस पर्सन की कंसेंट से वो उस चीज़ को फोर्स नहीं कर सकता कि आप इस चीज़ को अटेंड कीजिए। जब तक उस बंदे की अपनी कंसेंट नहीं होगी, अपनी मर्जी नहीं होगी, तब तक वो चीज़ वो अटेंड नहीं करेगा। अगर वो पर्सन माइनर है, इन केस ऑफ माइनर, तो उसके पेरेंट्स या उसके गार्जियन का कंसेंट होना ज़रूरी है। अब आर्टिकल 28 में 4 टाइप के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मेंशन है। पहला क्या है, वो इंस्टीट्यूशन जो पूरी तरीके से स्टेट मेंटेन कर रही है। सेकंड है वो इंस्टीट्यूशन जो स्टेट एडमिनिस्टर कर रही है, बट जो उसकी एस्टैब्लिशमेंट है किसी रिलीजियस ट्रस्ट ने की है या किसी रिलीजियस एंडोमेंट ने की है। थर्ड, वो इंस्टीट्यूशन जो स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, मान लीजिए कोई सीबीएसई बोर्ड हो गया जो स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया है, या फिर कोई स्टेट का एक पर्टिकुलरली जो बोर्ड है वो रिकॉग्नाइज कर रहा है उस इंस्टीट्यूशन को। फोर्थ, वो इंस्टीट्यूशन जहाँ पे एड यानी कि उसकी हेल्प कौन कर रहा है, स्टेट से मदद मिल रही है, उनको स्टेट से सपोर्ट मिल रही है। जो हमारी पहली टाइप की एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, दैट इज कि कोई भी इंस्टीट्यूशन पूरी तरीके से स्टेट से मेंटेन है, उसमें क्या है, कंप्लीटली प्रोहिबिशन है कि आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। जो सेकंड टाइप की है उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन परमिटेड है, क्योंकि वो क्या है, एस्टैब्लिश हुई है किसी ट्रस्ट के अंडर, कोई रिलीजियस ट्रस्ट के द्वारा। जो थर्ड और फोर्थ हमारा रिलीजियस जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें क्या है, आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन तो दे सकते हैं बट किस बेसिस पे, वॉलंटरली बेसिस पे। नेक्स्ट हमारा राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि आर्टिकल 29 और 30 के अंडर आता है। आर्टिकल 29 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। आर्टिकल 29 कहता है कि हमारे सिटीजन्स का कोई भी सेक्शन जो इंडिया के किसी भी पार्ट में रहता है, उसकी अगर कोई एक अलग लैंग्वेज है, कोई स्क्रिप्ट है, कोई उनका एक डिफरेंट कल्चर है, तो उनके पास ये हक है, ये राइट है कि वो उसको कंजर्व संभाल के रख सकते हैं। फिर ये आर्टिकल कहता है कि कोई भी सिटीजन, हम किसी भी सिटीजन को मना नहीं कर सकते किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने से जो कि स्टेट द्वारा मेंटेन है, या फिर उसको स्टेट से कोई हेल्प मिल रही है। किस बेसिस पे नहीं मना कर सकते, ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस,
कास्ट और लैंग्वेज, इस बेसिस पे आप किसी भी सिटीजन को किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकते। फिर वो कहता है जो हमारा फर्स्ट प्रोविजन है वो क्या कर रहा है, हमारे ग्रुप को उसके राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। और जो हमारा सेकंड प्रोविजन है वो क्या कर रहा है, हमारे राइट ऑफ सिटीजन को, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसकी गारंटी दे रहा है कि जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग करता है, चाहे जिस मर्जी कम्युनिटी को वो बिलोंग करता हो, बट उसके राइट को एज उसका राइट जो एज अ सिटीजन है उस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहा है। हमारा आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है दोनों तरह की माइनॉरिटीज़ को। कौन कौन सी, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को भी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को भी ये यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि राइट टू कंजर्व लैंग्वेज, अगर हमारे पास राइट है राइट टू कंजर्व लैंग्वेज का, उसके अंदर क्या इंक्लूड है, राइट टू एजिटेट, मीन्स हम अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई विरोध भी कर सकते हैं। ये चीज़ भी हमारी राइट टू कंजर्व लैंग्वेज में इंक्लूड होती है। सपोज या कोई पॉलिटिकल स्पीच हो रही है, कोई पॉलिटिशियन आया है, उसने इलेक्शन के टाइम पे ये प्रॉमिस किया है अगर वो जीत जाता है तो वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को प्रमोट करेगा या फिर कंजर्व करेगा, ठीक है। उस टाइम पे हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ क्या है, एक करप्ट प्रैक्टिस है, ठीक है। अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, अगर उसने ऐसा प्रॉमिस किया है कि अगर वो इलेक्शन जीतता है तो वो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को कंजर्व करने में उनकी हेल्प करेगा, तो ये हम उसकी करप्ट प्रैक्टिस को नहीं मान सकते। इस एक्ट में ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 30, दैट इज राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 30 कुछ राइट्स प्रोवाइड करता है माइनॉरिटीज़ को, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हो चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हो। अब ये कौन कौन से राइट हैं, फर्स्ट राइट है कि जितनी में माइनॉरिटीज़ हैं उनके पास ये राइट है कि वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को जो उनकी चॉइस का है उसको एस्टैब्लिश कर सकती है और उसको वो एडमिनिस्टर भी कर सकती है, उसको चला भी सकती है। सेकेंड उनके पास राइट क्या है कि अगर किसी भी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की कोई भी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट एक्वायर करती है, कंपलसरी एक्विजिशन उसके ऊपर ले लेती है, ठीक है, तो वो उस चीज़ को क्या नहीं कर सकती, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि उस केस में स्टेट उसको एक फिक्स्ड अमाउंट का कंपनसेशन देगी उस कंपलसरी एक्विजिशन के बदले में। इस केस में जो उनको राइट दिया गया है माइनॉरिटीज़ को अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करने का, वो उनसे कोई भी रिस्ट्रिक्ट या एब्रोगेट नहीं कर सकता। स्टेट उनको या तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कंपनसेशन देगी या फिर उनको कहीं और किसी और जगह पे उनको उतना ही एरिया कवर करके देगी। ये प्रोविज़न हमारा ऐड हुआ था 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, जिसमें हमारे राइट ऑफ मिनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट किया गया था। और राइट टू प्रॉपर्टी हमारा एक्ट जो था फंडामेंटल राइट से डिलीट कर दिया गया था। थर्ड जो राइट है वो ये है कि अगर सरकार कोई एड ग्रांट कर रही है, कोई हेल्प दे रही है, कोई सपोर्ट दे रही है फाइनेंशियली, तो जो स्टेट है वो भेदभाव नहीं कर सकती किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट जो कि माइनॉरिटीज से मैनेज है। अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी मैनेज कर रही है तो सरकार ये नहीं कह सकती कि भी ये माइनॉरिटी मैनेज कर रही है इसलिए हम इसको कम देंगे, ठीक है। तो इस केस में सरकार सबको इक्वल ट्रीट करेगी। अब माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी 3 टाइप्स के हो गए। पहला टाइप क्या है, वो इंस्टीट्यूशन जो स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज है और उसको स्टेट क्या कर रही है, हेल्प भी कर रही है। सपोज स्टेट ने उसको रिकॉग्नाइजेशन दी कि वो सीबीएसई बोर्ड है या वो आईसीएसई बोर्ड है या फिर कोई वो स्टेट बोर्ड हो गया, ठीक है। सेकेंड इंस्टीट्यूशन क्या है कि वो इंस्टीट्यूशन जो सिर्फ रिकॉग्निशन चाह रहे हैं स्टेट से, वो कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं चाह रहे हैं। थर्ड टाइप की इंस्टीट्यूशन क्या है, वो इंस्टीट्यूशन जो कह रहे हैं ना हमें स्टेट की रिकॉग्निशन चाहिए ना ही हमें स्टेट से कोई हेल्प चाहिए। जो पहले 2 टाइप की इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे स्टेट क्या कर रही है, उन इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्नाइज कर रही है, उन दोनों केसेस में क्या होगा, रेगुलेटरी पावर जो है वो क्या होगी, स्टेट की होगी, ठीक है। किस किस की चीज़ के रिगार्डिंग कि सिलेबस कैसा होगा,
वहाँ के एकेडमिक स्टैंडर्ड कैसे होंगे, वहाँ का डिसिप्लिन कैसा होगा, वो जो इंस्टीट्यूशन है अपने टीचिंग स्टाफ को किस बेसिस पे रख रहे हैं या किस रूल के अकॉर्डिंग रख रहे हैं, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा? ये पावर होगी हमारी स्टेट के पास, क्योंकि वो स्टेट से रिकॉग्निशन ले रहे हैं तो उन्हें स्टेट के जो सेट किए हुए स्टैंडर्ड है वो भी फॉलो करने पड़ेंगे। जो थर्ड टाइप की इंस्टीट्यूशन है वो क्या है? वो अपने अफेयर को एडमिनिस्टर करने के लिए फ्री है। ठीक है, जो भी अपनी उन्होंने मैनेजमेंट चलानी है वो अपने तरीके से चला सकती है, बट इसमें भी कुछ सब्जेक्शन है, कुछ रिस्ट्रिक्शन है। जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट लॉ, लेबर लॉ हो गया, कोई टैक्स लॉ हो गया। ठीक है, कि भाई वो अपने टीचर्स को कैसे रख रहे हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना रहे हैं, ये सारे लॉ उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे। कि उनकी फ़ीस क्या होगी, ठीक है, जितने भी इकोनॉमिक रेगुलेशंस है वो उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे। कि पर ईयर के हिसाब से उन्हें कितना टैक्स पे करना पड़ेगा सरकार को, तो टैक्स लॉ हो गया। इन लॉज का उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा जो भी उनके अफेयर्स है, मैनेजमेंट है, वो अपने तरीके से उसको फ्रीली मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रेजेंट पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। अब इसमें कहा गया है कि ओरिजिनली जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो क्या था? हमारा फंडामेंटल राइट का एक हिस्सा था अंडर पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसका जो आर्टिकल था वो था 90 आर्टिकल सब क्लॉज 1F। ठीक है, एंड आर्टिकल 31। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंगली हर सिटीजन को ये राइट था, किस चीज़ का राइट था? टू अक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। कि वो कोई भी प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं, अक्वायर कर सकते हैं और डिस्पोज कर सकते हैं। इसमें क्या था? स्टेट के पास पावर होती है, वो किसी भी प्रॉपर्टी को अक्वायर कर सकती है। किन्हीं दो कंडीशन पे। पहली कंडीशन ये थी कि जो एक्विजिशन है वो किस बेसिस पे हो? पब्लिक पर्पस के बेसिस पे हो। कि अगर वो कोई ज़मीन एक्वायर कर रही है तो उसमें कोई पब्लिक का पर्पस छुपा होना चाहिए। सेकेंड थिंग क्या थी? कि जो एक्विजिशन हो रहा है वो उसके बदले में उनको क्या देंगे? एक कंपनसेशन अमाउंट देंगे उस ज़मीन के ऑनर को। अब इस चीज़ को लेके काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज हुई, कुछ विरोध हुए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच में। तो इससे क्या हुआ? काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आए, जैसे फर्स्ट, फोर्थ, 7, 25, 39, 40 एंड 42 अमेंडमेंट। काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स हमारे राइट टू प्रॉपर्टी के उसके लिए आए गए। उसके बाद क्या हुआ? 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के तहत जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है उसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और इसकी जगह एक नया एक्ट लाया गया। वो अंडर किसके था? आर्टिकल 300A पार्ट 12, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट दिया गया। कि राइट टू प्रॉपर्टी अब क्या होगा? एक लीगल राइट होगा, ना कि एक फंडामेंटल राइट। ठीक है, अब हमारा राइट टू प्रॉपर्टी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। अब जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है एज अ लीगल राइट, उसकी कुछ इम्प्लीकेशंस हैं, जो कि क्या है? इट कैन बी रेगुलेटेड, मतलब इसको हम रेगुलेट कर सकते हैं, मॉडिफाइड कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। ठीक है, बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के। अब इसको चेंज करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल एक ऑर्डिनरी लॉ जो पार्लियामेंट लेके आती है उससे भी हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग क्या? कि ये प्रोटेक्ट करता है प्राइवेट प्रॉपर्टी को। किसके अगेंस्ट? एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट, ना कि कोई लेजिस्लेटिव एक्शन के अगेंस्ट। मींस इसके खिलाफ हम पार्लियामेंट कोई लॉ बना के इस प्रॉपर्टी को क्या अक्वायर कर सकती है। लेजिस्लेटिव एक्शन के अगेंस्ट कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। थर्ड थर्ड पॉइंट क्या कहता है? कहता है इन केस ऑफ वायलेशन, अगर राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है किसी पर्सन की, तो जो वो पर्सन है वो अब सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली नहीं जा सकता अंडर आर्टिकल 32। ठीक है, बट वो किसके पास जा सकता है? हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226। राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से तो हटा दिया गया, उसको अबॉलिश कर दिया गया, बट अभी भी स्टिल पार्ट 3 में दो प्रोविजन दिए गए हैं जो गारंटी करते हैं उसके कॉम्पनसेशन को। किस केस में? एक्विजिशन के केस में। अगर कोई स्टेट प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रही है, एक्विजिशन कर रही है, उस केस में उसको प्रोटेक्शन दी जा सकती है, उसके राइट को गारंटी किया गया है। वो दो कौन से केसेस हैं? पहला केस है व्हेन स्टेट एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे किसी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की
एक्विजिशन हो रही है, उसकी प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जा रहा है, आर्टिकल 30। सेकंड है आर्टिकल 31A जो कि कहता है जब स्टेट एक्वायर कर रही है कोई ऐसी लैंड जो किसी पर्सन की है और वो उसके ऊपर क्या कर रहा है, पर्सनल कल्टीवेशन कर रहा है, अपनी पर्सनल खेती कर रहा है, ठीक है, और वो लैंड क्या है, विद इन स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट्स के अंदर वो लैंड आती है, तो उस केस में भी क्या है, वो उसकी कंपनसेशन को गारंटी कर रहा है। तो ये थी हमारी राइट टू प्रॉपर्टी की प्रेजेंट पोजीशन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद स्टडी मास्टर। थैंक यू।